1200 बच्चों को नशा मुक्ति और मोबाइल साइबर अपराध की दी गई जानकारी। जागतिक नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस ने की बड़ी पहल। मुंबई जागतिक नशा मुक्त विरोध दिवस के मौके पर बोरीवली पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने सेठ गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल के करीब 1200 स्कूली छात्रों के साथ चलाया नशा मुक्ति जागरूकता अभियान। कस्तूरबा पुलिस ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं के छात्रों को नशा करने से नुकसान और नशा नहीं करने की सलाह के साथ अपने आसपास चल रहे नशे के कारोबारियों पर पुलिस को जानकारी देने की अपील। पुलिस ने पुलिस कंट्रोल नंबर देकर बच्चों को बताया कि नशे से जुड़ी अपने आसपास की जानकारी अपने परिजन और पुलिस को तुरंत बताएं। इसके अलावा छात्रों और छात्राओं को बाल अत्याचार और बच्चियों के साथ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर पुलिस ने अवगत कराया। वहीं मोबाइल उपयोग को लेकर पुलिस ने बच्चों को मोबाइल से होने वाले साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी। बोला तो भी चलेगा, उसके बारे में तालियां बजाओ। सर ने बोला है जैसा कोई मतलब सलाह ऐसा रॉनिक ने उतना गर्व दिखाया है इतने सारे बच्चों में से उठ के इधर एक क्वेश्चन पूछने का। आप में है क्या? नहीं है तो चुपचाप बैठना उसको। अभी सर ने बोला कि सब चीज हमें नहीं लगे खराब है, तो ये सब बताते ही क्यों सर? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वो बनाते ही क्यों है? आपको स्कूल में क्या सिखाते हैं? इंग्लिश का लेसन है या मैथ के? अच्छा, आपको स्कूल में कभी गेम सिखाया है खेलने को? तो आप कैसे सीखते हैं? क्योंकि ये किसी ने तो बनाया है, उसको बिजनेस करना है। ये जो नशा के आइटम है वो हमें नहीं करने हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला ये कोई अधिकृत व्यवस्था नहीं है जो चोरी छुपे बनाई जाती है। जैसे कि गांजा राजस्थान में बड़े पैमाने पे तैयार होता है, वहाँ कुछ हद तक उसको ऑफिशियल माना जाता है, उसके बावजूद कुछ उसका कमर्शियल वेट रहेगा, उसके बाद वो अनऑफिशियल होता है, गलत होता है, इलीगल होता है। तो अननोन नंबर से आया हुआ वीडियो कॉल एक्सेप्ट करने का नहीं। वेरी गुड, एक हो गया। वेरी गुड। अपने ये आपके पेरेंट्स के लिए, शायद मेरी बच्चा मुझे घर पे आके बोलता है ना, बाबा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोलता यस बाबा, बोल क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स भी बच्चों का सुनते हैं। तो आपके पेरेंट्स को, आपके बड़े भाई को, चाचा को आपको बोलना है, या आपके पास मोबाइल, आप तो सच बोल रहे हैं तो नहीं रहेगा, लेकिन आप आधा झूठा बोल रहे हैं, ये मुझे मालूम है। इतने लोगों के पास मोबाइल नहीं है। ओके, आप सच बोल रहे हैं। आपके मोबाइल के ऊपर आपने कुछ डिमांड नहीं किया, कुछ मांगा नहीं है, तो भी एक ओटीपी आता है। शायद वो नंबर मोबाइल पापा का रहे, मम्मी का रहे, बराबर। तो वो ओटीपी नंबर किसी को शेयर नहीं करने का है। पापा मम्मी का नंबर रहे तो बिल्कुल नहीं, किसी का भी रहे बिल्कुल शेयर करने का नहीं है। मैडम, एक बढ़िया इनिशिएटिव लिया गया आज इतने बच्चों के एक साथ जो है साइबर अवेयरनेस और नशा मुक्ति के बारे में जानकारी दी, क्या कहेंगे? हमने कस्तूरबा पुलिस स्टेशन में लेटर भेजा था कि हमें ये ऑर्गेनाइज करना है, और सर वहाँ से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और आज उनकी पूरी टीम यहाँ पे आई और मेरे 1200 बच्चों को जो स्टैंडर्ड 8th, 9th, 10th और 12th के थे, उन्होंने सिगरेट के बारे में, ई सिगरेट के बारे में, ड्रग्स के बारे में
इतनी अच्छी जानकारी दी और बताया गया, मीन्स वो फ्रेंड के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और सब नंबर्स बताए गए कि 100 नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, 100 पे 103 पे फ़ोन कर सकते हो, अगर चाइल्ड कुछ छोटे बच्चे अगर कोई प्रॉब्लम में है तो 1098 पे फ़ोन कर सकते हो, उसके बारे में भी बात की। और मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर OTP आता है अननोन नंबर से तो आप मत दीजिए, नहीं तो आपके पापा या मम्मी का फ़ोन होगा तो वो फ़ोन में से अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है, या फिर कोई अननोन नंबर से वीडियो आता है तो वो वीडियो भी खोल के मत देखिए, नहीं तो आपका खुद का फ़ोटो निकाल के वो फ़ोटो मॉर्फ करके आपको सभी आपके कांटेक्ट नंबर्स पे भेजा जाएगा और आपका पूरा अकाउंट हैक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी पुलिस ने हमारे बच्चों को दी और वो बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। एक आखिरी सवाल कि इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको कैसे आया कि पुलिस को आकर अवेयरनेस करना चाहिए, बच्चों को अवेयर करने की जरूरत है? एक्चुअली हमने पुलिस के साथ पहले भी बात की चुकी थी, हम हर साल उन्हें बुलाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जब भी अप्रैल में वो आए थे तभी हमने बोला था कि हमें हमारे बच्चों को जून जुलाई में शुरुआत में ही ये सब चीज़ की जानकारी देनी है। ये अवेयरनेस देने से क्या होगा कि वो पहले से ही घर के आसपास के परिसर में कुछ गलत हो रहा है तो देख सकता है, बता सकता है, या खुद भी कुछ गलत करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो ये जानकारी अगर हम पहले से उनको दे दे, एडोलेसेंस पीरियड में ही दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो पहले से हमने उनके साथ डिस्कस किया था और प्लस अभी 26 जून को वर्ल्ड नो ड्रग डे था, तो वो हमने तक ले ली कि आइए हमारे बच्चों को ये जानकारी दीजिए, इसलिए हमने उनको बुलाया था। विरोधी अभियान आपको चला रहे हैं, बच्चों खासकर बहुत बेहतरीन एक पहल है कि युवा आज हमारे देश में जो है नशा से ग्रसित है, युवाओं को जागरूक करना ये कारगर होगा। मैं तो पहला आनंद इसलिए हो रहा है कि आज हेमरा स्कूल में हमें इतना बड़ा सपोर्ट मिला कि लगभग 500 बच्चों के सामने हमने आज 1200 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। 1200 बच्चों के सामने हमने नशा के खिलाफ जो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। इसकी वजह यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट के सुपीरियर्स ने डिसाइड किया है कि ये जो 15 दिन का सप्ताह है उसमें नशा मुक्ति के खिलाफ काम करेंगे, बहुत सारे ड्रग्स के केसेस बनाएंगे और गली गली तक, स्कूल तक, कॉलेज तक इसका अभियान हम करेंगे। इसलिए आज का ये फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण था। सर, क्या कहेंगे, कुछ बच्चों ने सवाल भी किया है कि अगर नशा करना गलत है तो नशे की वस्तुएं बनाई क्यों जाती है, इसको क्या? बेशक बच्चों के दिमाग में ये सवाल लेक्चर सुनने के बाद ज़रूर आया कि सर नशा करना गलत है तो ये नशा के एटम जो पदार्थ है बनाए हैं क्यों जाते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका आंसर जो बड़े मायने पे सरकारी यंत्रणा शासन दे सकता है, क्योंकि अगर हमें ऐसा कुछ चीज़ें मिलता है, गर्द, नशा करने वाले बहुत सारे आइटम, चरस, गांजा, अफीम, तो हम कानून के तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हम लगभग बड़े सोसाइटी में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाके ऐसे प्रोग्राम लेते हैं। और जैसे कि हमारे बाजू में खड़े हैं प्रिंसिपल मैडम, उन्होंने इसके बारे में बहुत हमें सपोर्ट किया है। कल हम रैली निकालने वाले हैं, उसमें भी हम नशा मुक्ति का बैनर के साथ इसका हम बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए कोशिश करेंगे और उसमें हमें कामयाबी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सर, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपने कैसे चुना, क्योंकि एक साथ बच्चों को एक साथ जागरूक करना, ये प्लेटफॉर्म का माइंडसेट कैसे हुआ, कैसे आपने डिसीजन लिया बच्चों को जो है? एक्चुअली नशा नहीं करने वाले ही नशे के मार्ग पे जाते हैं।
तो ये मेरे बच्चे हैं 9, 10, 7, 8 स्टैंडर्ड के हैं, अभी तक वो नशा करते नहीं हैं। उनको ई सिगारेट के बारे में सब लोगों को मालूम नहीं, कुछ लोगों को मालूम रहेगा, शायद वो नहीं बात कर रहे, लेकिन वो एक स्टेप भी गलत नहीं होनी चाहिए, उनका करियर ख़राब नहीं होना चाहिए, यही हम चाहते हैं। जिनका करियर ऑलरेडी ख़राब हो चुका है उनको नशा मुक्ति केंद्र में डाला जाएगा, लेकिन जो नशा नहीं कर रहा है उसको नशा ना करने से दूर रखने का एक महत्वपूर्ण मार्ग था, इसीलिए हमने स्कूल कॉलेज का ये सिलेक्शन किया है। हमलावर ने लड़की पर चाकू से किया जानलेवा हमला, इलाज जारी, 40 टांके लगाई। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच जमकर घमासान मचा हुआ है। बोरीवली पूर्व मागाथाने विधानसभा में दो पक्षों के बीच अक्सर किसी न किसी मुद्दे को लेकर विवाद जारी है। अभी पिछले दिनों जन्मदिन के अवसर पर उद्धव गुट द्वारा बैनर लगाने पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बैनर को फाड़ा गया था, जिसको लेकर दोनों गुटों में आक्रोश फैला हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर उद्धव गुट के पूर्व नगर सेवक भास्कर खुरसंगी के बंगले में आधी रात घुसकर नगर सेवक के परिवार के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भास्कर खुरसंगी के जन्मदिन के पोस्टर के पड़ने का विवाद सामने आया था, जिसको लेकर भास्कर खुरसंगी ने विरोधियों पर आरोप लगाया था, जिसके बाद एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, जिनमें रविवार रात करीब 2 बजे कुछ अज्ञात लोग बंगले के पीछे से बंगले में घुसकर खुरसंगी की भतीजे को चाकू से कई बार हमला कर दिया। लड़की गंभीर घायल हो गई, जिसको श्री कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। भास्कर खुरसंगी ने बताया कि रात के वक्त कुछ अज्ञात लोग घर में घुस गए और मेरा भाई और उनकी बेटी दूसरे मंजिले पर सोए हुए थे, जबकि मैं तीसरे मंजिले पर सोया हुआ था। आवाज आती है, आवाज सुनकर मेरी भतीजी जब भागा तो देखा कि बंगले में ऊपर भतीजी खून से लथपथ पड़ी है। उसने बताया कि जब वह रात करीब 3 बजे दरवाजा बंद करने गई, तब एक गुंडा उसके ऊपर चाकू से हाथ के ऊपर और सीने पर हमला कर दिया, जिससे वह चोटिल हो गई है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी फालतू चीज में पड़ता हूँ, फिर भी इस तरह का हमला एक राजनीतिक दबाव बनाने की परिस्थिति हो सकती है। इस हमले को लेकर गुट नेता प्रवीण दरेकर ने बताया कि मैं इस मामले को लेकर सीपी साहब से बात किया है और आगे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात करूंगा। इस तरह की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर यह राजनीति से प्रेरित होगा तो ऐसी राजनीति करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। विरोधकांना दुसरं काही काम उरलेलं नाही। कुठलंही सरकार त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या गोष्टी करा सांगत नसतं। या ठिकाणी कडक अशा प्रवृत्तींवर कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल। भास्कर खुरसुंगेंच्या संदर्भात झालेलं सुद्धा मी राज्य सरकारच्या गृह खात्याच्या निदर्शनास आणलंय, सीपींशी बोललोय आणि या राज्यामध्ये गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहे आणि त्याच्यामुळे अशा प्रकारच्या ज्या ज्या गोष्टी होतील त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल आणि अशा गोष्टी होऊ नये या संदर्भात सुद्धा प्रिकॉशन त्या ठिकाणी घेतलं जाईल। विरोधी पक्ष विकासाच्या कामावर एक वाक्य बोलताना दिसत नाही, मुंबईच्या प्रश्नावर बोलताना दिसत नाही, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर दिसत नाही, केवळ भावनिक वातावरण करायचं, केवळ टोमणे मारायचे, खोके सरकार बोके सरकार काय काय बोलायचं, कावळे मावळे टिवळे बावळे अशी मस्करीवर फक्त त्या ठिकाणी यांचं चाललेलं आहे। विकासाच्या प्रश्नावर संजय राऊत, आदित्य ठाकरे किंवा उद्धव ठाकरे बोललेलं मला सांगा। आता उद्धवजी ठाकरे मोर्चा 1 जुलैला काढताय का बरं? 10 महिने आमचं सरकार आहे, मुंबईच्या प्रश्नावर एकही मोर्चा काढला नाही का बरं? महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर मोर्चा काढला नाही। आता उद्धव ठाकरेंची त्या ठिकाणी मुंबई महापालिकेची कॅगच्या मार्फत SIT चौकशी लागली आणि बघ आता आग झाले, मग त्या ठिकाणी काय प्रतिकार करायचा, दबाव टाकायचा, त्याच्यासाठी मोर्चा आहे। विकास कामांसाठी यांना पडलं नाही म्हणून कुठल्याही घटनांचा आधार घेत केवळ राजकारण करायचं, परंतु आम्हाला त्याची पर्वा नाही। आम्ही कायदा सुव्यवस्था राखू, जनतेच्या प्रश्नांसाठी विकास कामांसाठी काम करत राहू। काल महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बताइए क्या कुछ हुआ था उस दिन की वारदात को? असं आहे की मी रात्री घरी झोपलेलो असताना, माझा बेडरूम 3ऱ्या माळ्यावर आहे आणि मी झोपलेलो असताना अंदाजे 3च्या सुमारास ओरडण्याचा आवाज आला। त्यामुळे मिसेसने मला उठवून सांगितलं ओरडायचा आवाज येतोय। तर आम्ही पहिला खिडकी उघडली, ईश्वरनगरच्या दिशेने आवाज आला म्हणून त्या दिशेने बघित होतो,
परंतु तेवढ्यात मिसेस म्हणाले की कदाचित खालून आवाज येतोय वाटतं. मग खाली बघितलं असं जाणवलं की खालून आवाज येतो, म्हणून आम्ही तसंच आम्ही खाली दुसऱ्या माळ्यावर धावत आलो. तर त्या ठिकाणी माझ्या भावाची मिसेस मुलीला घेऊन आणि सगळं संपूर्ण हॉलमध्ये रक्त पडलेल्या अवस्थेमध्ये ते बसलेली दिसली. मग आम्ही त्या ठिकाणी तिला उचलून तिला पहिला हॉस्पिटलला घेऊन गेलो. हॉस्पिटलला घेऊन गेल्यानंतर तिथे डॉक्टर जयस्वाल यांनी ऑपरेशन थिएटरमध्ये तिला घेतला आणि तिला पहिला ट्रीटमेंट द्यायला सुरुवात केली. त्यानंतर मग मी कपडे बदलण्यासाठी घरी आलो. कपडे बदलून घरी गेल्यानंतर मग मी दहिसरभूषणच्या बीट ऑफिसरला फोन केला आणि सांगितलं की अशी घटना घडलेली आहे, तर तुम्ही पोलीस स्टेशनला कळवा, कारण तिथला लँडलाईन नंबर लागत नाही, त्यामुळे कोण आहे माहीत नाही. तर त्यांनी ताबडतोब साहेबांचा तिथून फोन आला आणि त्यांनी त्या घटनास्थळावरती लोक तिथे आले आणि पुढची कारवाई चालू झाली. त्यानंतर ज्यावेळेला आम्ही पोलिसांनी जे CCTV कॅमेरे चेक करायला घेतले, त्यावेळेला लक्षात आलं की 24 तास आधी आमचा जो त्या बाजूचा ज्या ठिकाणी येऊन ते चढायची शक्यता होती त्या बाजूचा कॅमेरा आहे, तो 24 तास आधी म्हणजे शनिवारी रात्री त्याच्याबरोबर छेडछाड करून त्याचं लोकेशन बदली केलेलं आहे असं त्या कॅमेरामध्ये दिसत होतं. तर असं आहे की जो चोरी करणारा आहे तो एक दिवस आधी येऊन कॅमेऱ्याचं लोकेशन बदली करून दुसऱ्या दिवशी चोरी करायला येऊ शकत नाही. याचा अर्थ सिद्ध होतो की तो आम्हाला घातपात करण्यासाठीच ती सर्व केलेलं होतं. आता कोणाला मारायसाठी आला हे आता तर अजून तर आम्हाला कळेल नंतर, कारण मला मारायला आलेला की माझ्या भावाला मारायला आलेला की अजून कशासाठी आलेला हे तर आता काय ती त्याला पकडल्यानंतर त्याच्या तोंडून ऐकल्यावर कळेल. पण तशी आमची तर कोणाशी दुश्मनी नाही आहे. पण त्यावेळेला भावाची मुलगी त्यावेळी आत गेल्यामुळे तिच्यावर तो खुनी हल्ला झाला आणि तिच्यावर 4-5 वार झाले आणि तिला 30 ते 35 टाके पडलेले आहेत आणि आता ती कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे. तो संजय भाई, आपके घर में कुछ लोगों द्वारा रात को अंदर घुसा गया, हमला किया गया, किस तरह की जानकारी है, क्या कुछ वारदात कितनी हुआ? ऐसा है कि जब मैं चिल्लाने की आवाज़ आई अंदाजे 3 बजे के आसपास, तभी मैं दौड़ के नीचे, मैंने पहला आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर नगर में कुछ झगड़ा हो रहा है. तो मैंने जाली खोल के बेडरूम की जाली खोला और सुनने के लिए मैं और मिसेस सुनने के लिए गए तो देखा तो ऐसा लगा कि ईश्वर नगर से नहीं नीचे से आवाज़ आ रही. तो नीचे ध्यान दिया तो वहीं से आवाज़ आ रही थी. तो हम लोग दौड़ के तुरंत जैसे थे वही कपड़े में हम लोग नीचे 2nd फ्लोर पे आए तो देखा तो मेरे छोटे भाई की लड़की और उसकी बीवी बेटी उसको लेके और पूरा खून फैला हुआ है और वो निपचित पड़ी है और वो चिल्ला रही थी इसकी मिसेस छोटे भाई की. तो पूछा तो उसने बोला किसी ने मुझे मारा और वहीं से भाग गया. तो फिर उसको वैसे ही सबसे पहला ये भी तब तक ये नीचे से दौड़ के आ गया था. मेरे पहला वो भाई आ गया था क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर में था और न्यूज़ देख रहा था उस वक्त में कुछ. तो फिर हम लोग ने उसको उठाया और सबसे पहला हॉस्पिटल लेके गए, कृष्णा हॉस्पिटल. और कृष्णा हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया और तुरंत डॉक्टर जयसवाल थे, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में लेके उसको जहाँ लगा था मार वहाँ पर ये करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में चले गए. फिर मैं वहाँ से घर पे आया. घर पे आके फिर क्योंकि मैं अंडर बनियान पे घर पे गया, हॉस्पिटल गया था उसको लेके और खून से पूरा ख़राब होता है, इसलिए घर पे आके कपड़ा चेंज किया और फिर मैं हॉस्पिटल गया. फिर हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन में बीट मार्शल को मैंने फ़ोन किया, बोला कि ऐसे ऐसे घटना हुई है तो आप पुलिस को भेज दो करके. यानी ये इंसिडेंट हुआ उस दिन की रात की बात है. फिर पुलिस वाले मेरे ख्याल से 4:30 बजे के आसपास पुलिस वाले आए और पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन उस समय से चालू किया.